हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जो कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 27 पार्ट है। यदि आप हमारे 26 पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी आर्मी इसरो DMRC NMRC के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज मैं जैसे कि कल का वीडियो भी मेरा ट्रांजिस्टर पे था, आज का वीडियो भी ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन से है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, हम ज़्यादा टाइम में लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटर दैट प्रोड्यूस एन AC ग्राउंड इज कॉल्ड ए। वह कैपेसिटर जो एक AC ग्राउंड बनाता है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बाईपास कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, DC ओपन या AC ओपन। जो कैपेसिटर ग्राउंड बनाता है वो क्या कहलाता है? बाईपास कैपेसिटर कहलाता है। वो कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक ट्रांजिस्टर है, इसको हम किसी सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये आता है बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, अगर हमारा एक कॉमन एमीटर होगा तो बाईपास कैपेसिटर CE होगा। ठीक है, ऐसे इसके अलावा यदि हम कॉमन बेस बनाते तो उसमें बाईपास कैपेसिटर CB होता। यदि हम कॉमन कलेक्टर की सर्किट को डिजाइन करते, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते, तो वहाँ पर बाईपास कैपेसिटर CC होता। ठीक है, तो ये होता है। बाकी कपलिंग कैपेसिटर CC क्या होता है आप जानते हैं। कपलिंग कैपेसिटर CC का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? DC को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। एक कैपेसिटर का कार्य होता है। बाकी हम आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एमीटर इज एट AC ग्राउंड इन ए। एमीटर AC ग्राउंड पर होता है। क्या होता है? CB स्टेज होता है, C स्टेज होता है, CC स्टेज होता है, या नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि एमीटर इज एट AC ग्राउंड। ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे होता है। मान चलो कोई एक ऐसे है, हमने सप्लाई दिया, यहाँ कपलिंग कैपेसिटर CC लगाया, ये हमारा ट्रांजिस्टर आया। ठीक है, यहाँ से ये हमारा एमीटर रेजिस्टेंस RE हो गया, ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर CC हो गया। ठीक है, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एमीटर रेजिस्टेंस RE हो गया। तो कपलिंग कैपेसिटर CE क्या होता है? ये हमारा ग्राउंड कैपेसिटर होता है। ठीक है, किसी एम्पलीफायर की सर्किट बनाते हैं तो ऐसे ही बनती है, तो इसी का बोलते हैं, इसी बोलते हैं CE। तो ये होता है हमारा एमीटर ग्राउंड कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारा यही हो गया। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। C स्टेज जो AC एमीटर को ग्राउंड करती है वो कौन सी होती है? CE स्टेज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है दोस्तों। जैसे दिया कि ABJT हैज अल्फा इक्वल टू 0.99, IB इक्वल टू दिया हुआ है 25 माइक्रो एम्पियर, एंड ICBO दिया हुआ है जो कि लीकेज करंट है 200। ठीक है, नैनो एम्पियर। द कलेक्टर करंट इज। ठीक है, तो कलेक्टर करंट हमको IC का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम जानते हैं बीटा इक्वल टू क्या होता है। बीटा इक्वल टू होता है हमारा IC अपान IB। एक तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक दूसरा फार्मूला होता है कलेक्टर करंट का ज्ञात करने के लिए, जो कि इसमें दिया हुआ है लीकेज करंट, उसको भी लिख के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो IC इक्वल टू होता है बीटा IB, ये हमारा फार्मूला होता है। बीटा IB बीटा +1 ICBO। ठीक है, जो हमारा लीकेज करंट दिया हुआ है ICBO। तो इस फार्मूले पे भी रख के हम इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अल्फा का मान दिया हुआ, पहले हमको ज्ञात करना है क्या है? बीटा। पहले हम बीटा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 0.99, तो बीटा का मान हम निकालेंगे यहाँ से। बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, तो 0.99 अपान 1 माइनस 0.99, तो हमारा हो जाएगा 0.99 अपान 0.01। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो बीटा का मान हमारा आ जाएगा कितना? 99। ठीक है, बीटा का मान मेरा आ गया 99। अब हम बीटा का मान यही क्वेश्चन नंबर 1 में रखें, जी क्वेश्चन नंबर 2 में रखें, जहाँ से रख के हम ज्ञात करना चाहेंगे, यहाँ से ज्ञात तो हो सकता है। ठीक है, तो हम उसी क्वेश्चन में ज्ञात करते हैं जो कि हमारा करंट दी गई है। ठीक है, ICBO भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं IC इक्वल टू इसी फार्मूले पे रखते हैं, बीटा IB प्लस बीटा +1 ICBO। ठीक है, इसी पे फार्मूले पे हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बीटा का मान हमारा आ गया 99,
उसके अलावा आई बी का मान दिया हुआ है हमें 25 माइक्रोएम्पियर, 25 इंटू 10⁻⁻6 प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा। बीटा का मान 99 है तो बीटा प्लस 1 हो जाएगा 100, और आई सी बी ओ का दिया हुआ है 200 नैनोएम्पियर, तो 200 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आप सॉल्व कर सकते हो, हमको तो मान मालूम है तो डायरेक्ट मैं इसका एक वैल्यू रख देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर इसका मान आएगा 1.4। ठीक है, 1.4 मिली एम्पियर में आएगा। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा 1.4 मिली एम्पियर। इसी को हम ज्ञात करते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, हमको क्या मालूम है, बीटा का मान मालूम हो गया, अल्फा का मान मालूम है और आई बी का मान मालूम है, हमको आई सी का मान ज्ञात करना है। तो आई सी इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी इंटू बीटा। ठीक है, आई बी इंटू बीटा, तो आई बी का मान है 25 इंटू 10⁻⁻6, बीटा का मान हमको कितना मिला है 99। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 199, 25 से 99 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 1375। ठीक है, 1375 इंटू 10⁻⁻6। लेकिन सारे आंसर हमको मिली एम्पियर में लाने के लिए 10⁻⁻3 से हम कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 अगर हम कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई सी इक्वल टू 1.375 इंटू 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 को हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर में, तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा 1.375 को हम सार्थक अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.4। ठीक है, 1.4 मिली एम्पियर, जो कि ये आंसर आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरह ज्ञात किए तब भी यही आया, उस तरह ज्ञात किए तब भी आया, तो मेरा आंसर गलत है। 1.5 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी हम मान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मान सकते हैं 1.5 मिली एम्पियर, जो कि निकटतम वैल्यू यही है। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक धारा मतलब एमीटर करंट दी है ये 8 मिली एम्पियर तथा एल्फा का मान दिया हुआ है 0.99। तो निम्नलिखित में से संग्राहक धारा मतलब कलेक्टर करंट कौन सी हो सकती है। दोस्तों इक्वेशन मतलब जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका दिमाग तुरंत काम कर देना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है हमारा क्या, एमीटर करंट आई ई का मान दिया हुआ है। आई का मान कितना दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर। ठीक है, हमने ये लिख लिया। इसके अलावा एल्फा का मान दिया हुआ है, एल्फा का मान दिया हुआ है 0.99। ठीक है, उसके बाद ज्ञात करने के लिए क्या रहा है कि आई सी का मान ज्ञात करना है। अब आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा दें डायरेक्ट वैल्यू मालूम हो जाए। तो हम जानते हैं कि एल्फा इक्वल टू क्या होता है, एल्फा इक्वल टू होता है आई सी अपान आई ई। एल्फा इक्वल टू होता है आई सी अपान आई ई। ठीक है, तो हमको आई सी ज्ञात करना है तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू आई ई। क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात करना है कलेक्टर करंट, आई सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू आई ई। ठीक है, तो एल्फा का मान दिया हुआ है 0.99 इंटू आई ई मतलब एमीटर करंट का मान दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर, 8 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72 के 2 हासिल गए 7, 9 8 72, 72 7 79 हो जाएगा 79। 2 अंक में हम दशमलव लगा देंगे तो 7.92 10⁻⁻3 को लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो हमारा जो आईसी हमारा जो कलेक्टर करंट है जिसे बोलते हैं संग्राहक धारा हिंदी में, तो संग्राहक धारा का मान आ गया हमारा 7.92 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। तो ऐसे दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन आपको यूपी आरवीएनएल या इसरो में मिलेंगे। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखें, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूले बनते कैसे हैं इसको मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देते हैं जिससे आप भूल लेना। ठीक है, यदि आपको फार्मूले नहीं याद है आसान से तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, इसे आप याद रखें, कभी आपको भूलेगा नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, यदि आपको फार्मूले नहीं याद है तो क्या करना है, ऐसे आपको ट्रांजिस्टर बनाना है। ठीक है, तो
इन दोनों के बीच में क्या रखना है आपको, एल्फा। ये हमारा क्या है, कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस। ठीक है, तो कलेक्टर एमीटर के बीच में रखना है एल्फा, बेस और कलेक्टर के बीच में रखना है बीटा, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में रखना है क्या, गामा। इन 3 चीज़ को रख देना है। तो आप अपने आप सोचिए, अगर हम ये हमारा एमीटर है तो कौन सी करंट बहेगी, एमीटर करंट आई फ्लो होगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारा कलेक्टर है तो इसमें कौन सी करंट प्रवाहित होगी, कलेक्टर करंट आई सी प्रवाहित होगी। अगर हमारा बेस है तो इसमें बेस करंट आई भी प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो एल्फा इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, तो कलेक्टर का रेशियो और एमीटर का रेशियो, तो आई सी अपान आई, ये हमारा बन गया क्या, फार्मूला। तो अब एल्फा तो मालूम हो गया, लेकिन आप ये सोचते हो कि एल्फा को किस बेस में आता है, तो एल्फा हमारा किस में आएगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। एक कैसे आएगा कॉमन बेस में, क्योंकि देखो इसमें करंट कौन सी है, आई सी है और आई है। इसमें एक करंट एब्सेंट है, कौन सी करंट एब्सेंट है, बेस करंट एब्सेंट है। जब बेस करंट एब्सेंट है तो हो गया हमारा कॉमन बेस, तो एल्फा किसके लिए हो गया, कॉमन बेस के लिए हो गया। इसी प्रकार हम बीटा लिखते हैं, तो बीटा इक्वल टू, ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद आई सी अपान आई बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आई सी अपान आई बी। ठीक है, जब आई सी अपान आई बी रखेंगे तो इसमें कौन सी करंट एब्सेंट है, इसमें आई ई करंट एब्सेंट है। तो अगर एमीटर करंट एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा हो जाएगा सी ई के लिए। आप जानते हैं बीटा सी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि गामा की। इस चीज़ को याद रखना है, जब हम गामा की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो गामा इक्वल टू क्या होता है, इधर किनारे ले देता हूँ मैं, तो गामा इक्वल टू हो जाता है हमारा आई ई, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है दोस्तों, जो हमारा लास्ट वाला होता है एमीटर करंट को ऊपर रखते हैं, बेस करंट को नीचे रखते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आई ई अपान आई बी। ठीक है, तो इसमें कौन सी करंट एब्सेंट है, इसमें कलेक्टर करंट एब्सेंट है, तो हमारा किसके लिए गामा हो जाएगा, गामा हो जाएगा हमारा कॉमन कलेक्टर के लिए। तो इससे आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, कौन किसके लिए यूज किया जाता है, अल्फा बीटा गामा किसके लिए यूज किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि बीटा किसकी कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है या वोल्टेज गेन है, क्या है, या बीटा किसके लिए यूज किया जाता है, किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है, अल्फा किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। यदि आपको याद नहीं है तो आप फट से ट्रांजिस्टर बनाइए, वैसे आप जो है लिख कर याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक सामान्य संग्राही प्रवर्धक में कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में वोल्टता लब्धि या वोल्टेज गेन क्या होता है, एकक से अधिक नहीं हो सकती, मतलब यूनिटी से अधिक नहीं हो सकती, या निर्गम प्रतिबाधा पर आधारित होती है, या निवेश संकेत पर आधारित होती है, या हमेशा अस्थायी रहती है। ठीक है, तो जो दोस्तों इसके पहले भी बताया हूँ मैं, जो हमारा कॉमन कलेक्टर होता है, कॉमन कलेक्टर का करंट गेन 1 से अधिक होता है। करंट गेन तो 1 से अधिक होता है, लेकिन जो वोल्टेज गेन होती है वो हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है, लेस देन 1, 1 से कम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकक से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कॉमन कलेक्टर के केस में। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेज रिवर्स्ड ऑफ 180 डिग्री एज कंपेयर टू इनपुट आकर इन द आउटपुट ऑफ, निवेशी की तुलना में निर्गत में कला व्युत्क्रम 180 घटित होता है। ठीक है, किस में होता है, सी एम्पलीफायर में होता है, या सी बी एम्पलीफायर में होता है, या सी सी एम्पलीफायर में होता है, या ऑल ऑफ दी एबव, ये सभी होता है। ठीक है, किस में होता है दोस्तों, हम जानते हैं जो फेज रिवर्सल होता है किस में होता है, वो होता है हमारा सी एम्पलीफायर में। ठीक है, सी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है जिसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछाता है, कैसे होता है दोस्तों बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है, ये इनपुट है, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये 180 डिग्री आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा सी एम्पलीफायर में, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। When a BJT is used as switch, its mode of operation switches between
जब एक बीजेटी का स्विच की तरह प्रयुक्त होता है तो वह स्विच क्या होगा, उसमें क्या होगा, ठीक है। जब हम किसी बीजेटी ट्रांजिस्टर को जब स्विच की तरह प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ एंड एक्टिव रीजन में होता है वो ट्रांजिस्टर हमारा, या कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन में होता है, या एक्टिव एंड सेचुरेशन रीजन में होता है, या डिफरेंट ऑपरेशन पॉइंट्स इन द एक्टिव रीजन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम उसे स्विच की तरह प्रयोग करते हैं तो पहले वो कट ऑफ में होता है, फिर उसके बाद हम उसे लोड से कनेक्ट करते हैं, मतलब स्विच को जब ऑन करते हैं तो हमारा सेचुरेशन रीजन हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ एंड सेचुरेशन मोड में होता है जब वो स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है तब। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड, कॉमन कलेक्टर प्रवर्धक का उपयोग होता है फॉर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन एंड इम्पीडेंस मैचिंग, आवृत्ति रूपांतरण और प्रतिबाधा मैचिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है धारा एम्पलीफिकेशन तथा प्रतिबाधा मैचिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोलन तथा प्रतिबाधा मैचिंग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है विभव एम्पलीफिकेशन तथा प्रतिबाधा मैचिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इससे पहले भी बताया हूँ कॉमन कलेक्टर किसके लिए यूज किया जाता है, करंट एम्पलीफिकेशन के लिए और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, धारा एम्पलीफिकेशन तथा प्रतिबाधा मैचिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच बीजेटी बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट बायस स्टेबिलिटी, किसी बीजेटी बायस विन्यास की बायस स्थिरता उच्चतम होती है, फिक्स्ड बायस की, वोल्टेज डिवाइडर बायस विद एमीटर बायस, या कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस, या एमीटर बायस। दोस्तों बायसिंग के प्रकार हैं, कौन सी बायस की स्थिरता सबसे अधिक होती है, वो होती है हमारे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वोल्टेज डिवाइडर बायस विद एमीटर बायस, उसके साथ में मीटर की बायसिंग भी होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होती कैसे है, हम आपको दिखा देते हैं उसका सर्किट बना के, ठीक है। ये होता है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ठीक है। ये होती है हमारी वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ऐसे ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि हमारा सी मोड में ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये इतना सर्किट हमारा क्या होता है, ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की सर्किट होती है, ठीक है। ऐसे लगा होता है, यहाँ VCC सप्लाई दी होती है। तो ये होता है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ठीक है। ये हमारा रजिस्टेंस R1 R2, तो दो रजिस्टेंस होते हैं R1 R2 जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर ए गिवन ट्रांजिस्टर इज, किसी दिए गए ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा के बीच सही संबंध कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बीटा इक्वल टू अल्फा अपान वन माइनस अल्फा बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अल्फा अपान वन प्लस अल्फा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वन प्लस अल्फा अपान अल्फा, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बीटा इक्वल टू वन माइनस अल्फा अपान अल्फा। तो मैंने बताया है, इसके अलावा इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन को बताया था, तो हम आशा करते हैं कि आप सबको याद होगा। तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान वन माइनस अल्फा। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी बीटा इन एंड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज करंट गेन ऑफ। देखो दोस्तों मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर संरचना में बीटा किसकी धारा लब्धि है, बीटा किसका करंट गेन है, ये आपको बताना है। CB कॉन्फ़िगरेशन का, या CC कॉन्फ़िगरेशन का, या CD कॉन्फ़िगरेशन का, या CE कॉन्फ़िगरेशन का, किसका होता है, हमने अभी इसको बताया भी था, ठीक है। तो किसका होता है, CB कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ठीक है। कैसे होता है, ये IC अपान IE का रेशियो जो होता है यही हमारा होता है क्या, ये अल्फा होता है, ठीक है। IC अपान IE हो जाता है अल्फा, तो इसमें कौन सा हो जाता है, ये CB हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है, ठीक है। इस बीटा के लिए क्या हो जाएगा, IC अपान IB, तो कॉमन एमीटर के लिए होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका किसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, कॉमन एमीटर के लिए बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा किसकी धारा लब्धि होती है, बीटा हमारी होती है कॉमन एमीटर, ऑप्शन नंबर डी के लिए, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास सी एम्पलीफायर ऑपरेट्स, ठीक है। क्लास सी प्रवर्धक कार्य करता है इनपुट सिग्नल के पूर्ण चक्र के लिए, या इनपुट सिग्नल के अर्ध चक्र के लिए, या इनपुट सिग्नल के अर्ध चक्र के थोड़े से अधिक के लिए, या इनपुट सिग्नल के अर्ध
चक्र से कम के लिए, ठीक है। तो लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लास सी एम्पलीफायर जो आता है हमारा 180 डिग्री से थोड़ा कम पे कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एमीटर फॉलोवर हैज, एक उत्सर्जक अनुगामी में डॉट डॉट होता है। एमीटर फॉलोवर में क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस, या हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, या लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस, या लो इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। दोस्तों एमीटर फॉलोअर को सोचिए कि एमीटर फॉलोअर होता क्या है। तो हमने बताया था कि एमीटर फॉलोअर क्या होता है, सीसी कॉमन कलेक्टर जो होता है हमारा एमीटर फॉलोअर होता है। तो कॉमन कलेक्टर में क्या होता है कि हाई इनपुट, इसको मैंने कल भी बताया था, ठीक है, हाई इनपुट होती है, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। दोस्तों एक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये हर एग्जाम में आते हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से रट लें। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, कन्फ्यूजन से आप बचें, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर पासिस, ठीक है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप एम की बात कर रहा है दोस्तों। आप एम क्या होता है हमारा, आप एम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, लेकिन ये आइडियल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता क्या है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर देख लो कई क्वेश्चन बनते हैं, इसका आईसी नंबर पूछता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी नंबर कितना होती है। तो आईसी नंबर 741 होती है। कितने पिन का होता है, ये 8 पिन का, ठीक है, 8 पिन होते हैं इसमें, इसकी आईसी नंबर 741 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी लार्ज आउटपुट रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वेरी स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वेरी स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी लार्ज आउटपुट रेजिस्टेंस। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। कोई अगर आइडियल ऑप एम्प है तो उसमें क्या इससे क्या होता है, ठीक है। आइडियल ऑप एम्प के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, इससे कभी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब आप मेरे ट्रिक को समझ जाएंगे तब। तो मेरी ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक यही है, यस सी, इस चीज़ को आपको याद रखना है, यस सी आर ए, यस सी आर ए बी, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। ये सब क्या होता है, ये सब होता है इनफाइनाइट। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर इतनी चीज़ पूछता है तो वो हमारे साथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इतनी चीज़ ही इनफाइनाइट होती है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, जीरो होती हैं, ठीक है। आइडियल के केस में यस से होता है हमारा स्लीव रेट, इस चीज़ को आपको याद रख के चलना है, क्या होता है, स्लीव रेट होता है, ठीक है। और सी से हमारा क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR होता है। आर से हमारा होता है इनपुट इम्पीडेंस, RI, ठीक है। ए से हमारा होता है गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है। उसके अलावा हमारा बी से होता है बैंड विड्थ, ठीक है। इतनी चीज़ हमारी इनफाइनाइट होती हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, जीरो होती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना, जब वो आइडियल केस की बात करता है तब जीरो होगी, जब ओनली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहा है तो जीरो ना होकर लो होगी, ठीक है। उसके अलावा ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये सब चीज़ें हाई होंगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, अगर ये चीज़ें आपको याद हैं कभी आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी डार्लिंगटन पेयर कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग टू स्टेज। डार्लिंगटन जोड़ी में निम्नलिखित में से दो चरण कौन से होते हैं, सी एंड सी सी, बोथ सी सी, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सी एंड सी बी। दोस्तों जो हमारा डार्लिंगटन पेयर होता है वो बोथ सी सी, ठीक है, दो सी सी से मिलकर बना होता है, दो कॉमन कलेक्टर से मिलकर डार्लिंगटन पेयर बना होता है। डार्लिंगटन पेयर की जो इक्वेशन आती है बीटा इक्वल टू होता है β1 इंटू β2। इसमें क्या होता है कि इसकी करंट गेन भी बहुत हमको अधिक मिलती है, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन मल्टीप्लाई होके 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों सी सी होता है।
कभी कभी पूछता है डार्लिंगटन पेयर की इक्वेशन क्या होती है, तो उसका याद रखना आप बीटा नॉट इक्वल टू बीटा वन इंटू बीटा टू। इसको भी याद रखना, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बीजेटी विद अल्फा इक्वल टू 0.98, बीटा इज इक्वल टू, बीटा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का मान दिया हुआ है। आप सबके यहाँ ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है अल्फा का मान, तो हम जानते हैं बीटा का मान निकालना है। बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। बीटा का मान दिया हुआ है 0.98 अपान 1 माइनस, ठीक है 0.98, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.98 अपान 0.02। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर हम 2 से 98 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 49। बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 49, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर इज ए, ट्रांजिस्टर है क्या है, करंट कंट्रोल करंट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, करंट कंट्रोल करंट डिवाइस, CCD होता है। ठीक है, क्या होता है CCD। ठीक है, करंट कंट्रोल करंट डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस इज, उच्चतम आउटपुट प्रतिरोध उत्पादित करने वाला ट्रांजिस्टर विन्यास है। CC, CB या CE या नानाबदी एवं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा CB होता है। CB में क्या होता है कि इनपुट इम्पीडेंस लो होती है। ठीक है, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट आउटपुट प्रतिरोध उत्पादित करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बीजेटी डार्लिंगटन पेयर है। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन आ गया डार्लिंगटन पेयर का। ठीक है, तो एक बीजेटी डार्लिंगटन पेयर रखता है, क्या रखता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई बीटा, या हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो बीटा, या लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई बीटा, या लो इनपुट इम्पीडेंस एंड लो बीटा। तो दोस्तों हमने बताया था डार्लिंगटन पेयर किसके लिए होता है, CC के लिए होता है। तो CC के लिए होता है, तो इसमें क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, एंड बीटा का मान हमने बताया था कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बीटा वन इंटू बीटा टू। जब दो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का मल्टीप्लिकेशन होके तो उसका गेन क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बीटा का मान हाई हो जाता है और इसमें इनपुट इम्पीडेंस भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पॉइंट ऑन द बीजेटी लोड लाइन रिप्रेजेंट, बीजेटी लोड लाइन पर क्वेश्चन पॉइंट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट को, कट ऑफ पॉइंट को, या सैचुरेशन पॉइंट को, या एक्टिव रीजन को। दोस्तों जो DC लोड लाइन होती है कैसे खींची जाती है, मैं आपको बताता हूँ। DC लोड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये होती है हमारी DC लोड लाइन। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा VCE होता है। ठीक है, ये हमारा IC होता है, ICE। ठीक है, तो VCE और IC के बीच का ये लोड लाइन होती है हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट को, जिससे कि ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। हमारे क्लास A एम्पलीफायर के लिए होता है, क्लास B के लिए यहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसे हर एम्पलीफायर का अलग अलग अपना ऑपरेटिंग पॉइंट सेट होता है DC लोड लाइन पे। तो इस पॉइंट पे हमारा जो होगा ये VCE इंटू ICE होता है। ये होता है क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए होता है। ऐसे बनाता है, ऐसे बनती है हमारी। ठीक है, ऐसे अगर हम देते हैं इनपुट ए तो ऐसे करते हैं तो हमको ऐसे आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हमारे क्लास A के लिए होता है। तो क्लास A की जो स्थिरता भी बहुत अधिक होती है, ये हमारे स्थिरता के लिए बस करता है। ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है अगर बीच में है तो अगर थोड़ा भी वेरिएशन होता है ऊपर नीचे तो इधर आएगी इधर भी आएगी, तो कट ऑफ में नहीं जाता है, ट्रांजिस्टर उसी मोड में काम करता रहता है। अगर हम नीचे किनारे अगर हम सेट करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को, जैसे थोड़ा ही वोल्टेज हायर होता है तुरंत हमारा क्या चला जाता है, कट ऑफ में चला जाता है। तो इसीलिए क्लास A की स्थिरता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो हमारा किस लिए होता है, या क्वेश्चन पॉइंट किस लिए होता है, ये जिसे बोलते हैं Q पॉइंट भी बोलते हैं इसे। तो Q पॉइंट हमारे किस लिए होता है, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लो इवन देयर इज नॉट इनपुट सिग्नल। ठीक है, कौन से एम्पलीफायर में किसी भी इनपुट सिग्नल के ना रहते हुए आउटपुट धारा प्रवाहित होती है। कोई इनपुट सिग्नल नहीं है लेकिन तब भी हमको आउटपुट धारा मिलती रहती है। कौन सा एम्पलीफायर है, क्लास A, क्लास B, क्लास C या क्लास AB। कौन सा होता है वो,
क्लास ए एम्पलीफायर होता है, अगर कोई इनपुट सिग्नल नहीं है तब भी उसमें हमको आउटपुट धारा मिलती रहती है, ठीक है। तो क्लास ए एम्पलीफायर हो गया, ऑप्शन ए सही। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पर्पज ऑफ कैपेसिटर इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संधारित्र का प्रयोजन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट दी ट्रांजिस्टर, या कूल दी ट्रांजिस्टर, या कपल या बाईपास एसी कंपोनेंट, या प्रोवाइडिंग बाइसिंग। तो मैंने बताया था दोस्तों कैपेसिटर काम क्या होता है, बाईपास या कपलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कपल या बाईपास एसी कंपोनेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देख, द मेन रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इन एन एम्पलीफायर इज दी। एक प्रवर्धक में विनिमय विकृत की मौजूदगी का मुख्य कारण क्या है? सेचुरेशन ऑफ कलेक्टर करंट, या बाइसिंग इन क्लास बी, ठीक है, या प्रेजेंस ऑफ ट्यून्ड लोड इन क्लास सी ऑपरेशन, या नॉन लीनियरिटी इन द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द ट्रांजिस्टर यूज्ड, ठीक है। तो दोस्तों प्रवर्धक में अगर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस में होता है, हमने बताया था इसके पहले भी। तो क्लास बी एम्पलीफायर जो होता है, क्लास बी एम्पलीफायर में ही क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पाया जाता है, ठीक है। तो बाइसिंग इन क्लास बी कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन दिखता है तो वहाँ पे आपको क्लास बी एम्पलीफायर मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट, जेफेट इन प्रॉपरली बायस्ड कंडीशन एक्ट एज, ठीक है। समुचित रूप से बायसित स्थिति में जेफेट निम्न रूप से काम करता है: करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, या इम्पीडेंस कंट्रोल करंट सोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, VCCS, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हमारा जेफेट कार्य करता है, ठीक है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है कि करंट कंट्रोल करंट डिवाइस कौन सा होता है, तुम्हारा बीजेटी होता है। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कौन सा होता है, तुम्हारा जेफेट होता है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कौन सा होता है, हमारा मॉसफेट होता है, ठीक है। इसी क्रम में आपको याद रखना। बीच एम्पलीफायर विल बी प्रिफर्ड फॉर हाईएस्ट गेन। सर्वोत्तम लब्धि के लिए कौन से एम्पलीफायर को वरीयता दी जाएगी? डार्लिंगटन, पेयर, कैस्केड एम्पलीफायर, या कैस्कोड एम्पलीफायर, या डिपेंड्स ऑन दी सर्किटरी, परिपथ की निर्भरता पर। तो किसका गेन अधिक होता है किस एम्पलीफायर का? तो हमारा होता है कैस्कोड एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो कैस्कोड एम्पलीफायर जो होता है इसका गेन बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कैस्कोड एम्पलीफायर। कैस्कोड एम्पलीफायर का गेन अधिक होता है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मैंने एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, हम आशा करते हैं कि ऐसे सभी लोग रिस्पांस देते रहें, ठीक है। इससे दोस्तों आपका ही फायदा होगा। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में आप जानते हैं, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो क्या था इसमें, नीचे दिया गया फिगर किसका है ये आपको बताना था। तो काफ़ी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। LED, जीनर डायोड, या टनल डायोड, या बैरेक्टर डायोड। दोस्तों किसका सिंबल है? ये बैरेक्टर डायोड का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हम जानते हैं LED कैसे बनती है, LED के बारे में बता देते हैं। LED में लाइट ऊपर के लिए निकलती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जीनर डायोड। जीनर डायोड हमारा कैसे बनता है? जीनर डायोड हमारा ऐसे बनता है, जेड, ठीक है। इसके अलावा हमारा टनल डायोड है। टनल डायोड के बारे में बता देते हैं, टनल डायोड कैसे बनता है। बहुत पूछा आता है टनल डायोड, ठीक है। तो टनल डायोड हमारा कैसे होता है? ऐसे होता है। तो टनल डायोड का सिंबल है। बाकी बैरोटा डायोड का सिंबल बना हुआ है। सारे डायोड के सिंबल आपको मालूम होने चाहिए। कौन सा डायोड किस मोड में ऑपरेट होता है भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, दी फेज शिफ्ट आकर इन कला विस्थापन गठित होता है किस कॉन्फ़िगरेशन में फेज शिफ्ट होती है? सी एम्पलीफायर में, CB एम्पलीफायर में, या CC एम्पलीफायर में, या ना आप एवं इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखने से आपका नॉलेज बढ़ती है, उसमें कम नहीं होता है, ठीक है। तो जितने लोग वीडियो देखते हैं वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अभी UPRVL का एग्ज़ाम होने में टाइम है, ठीक है। अभी UPRVL के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन, ठीक है, अगर 150 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 100 में आप 130 140 क्वेश्चन करके आए सही, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन UPRVL से छूटेगा नहीं, आप मुझ पर ट्रस्ट रखें बस, ठीक है।
आप ऐसे वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, अभी हम आपको काफ़ी लोगों की मांग है सर इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन करा दिए जाएँ, तो हम इंस्ट्रूमेंट के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। हम करीब 300 से 400 क्वेश्चन के करीब में, ठीक है, 300 से लेकर 400 क्वेश्चन के करीब में हम इंपॉर्टेंट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। लास्ट तक जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो उसके लिए हम आपको पेपर मॉडल देंगे। ठीक है, पेपर मॉडल में आपको हम क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट करेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप वीडियो देखते रहें, वीडियो ज़्यादा शेयर करते रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।